हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और ये सेशन जो होने वाला है ये होने वाला है पेड सेशन जो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं और यूनिक भी होने वाला है। आप देखिए किस टाइप के माइंड मैपिंग इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली है एंड इसके अंदर हम करने वाले बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी जो लेटेस्ट के एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं, आप लगभग सभी एग्जाम्स को उठा के देखिए, वहां पे एक ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कम से कम 15-20% जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आप उठा लीजिए, अगर 20% क्वेश्चंस एक टॉपिक से आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉलिटी में से वो एक छोटा टॉपिक जो है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको मैं डिटेल में करवा दूंगा क्योंकि लेटेस्ट के जब सभी एग्जाम्स में आ रहा है, तो अब चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, एक ही सेशन के अंदर सारा का सारा कवर हो जाएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और ये यकीन मानिए, एक बार जब ये सेशन खत्म होगा तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, हमारे सारी की सारी चीजें कवर हो गई हैं। आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाइएगा, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, डेफिनेटली आपका एक एक पार्ट जो है उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी और इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं, यहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो लिखा है ना, लेकिन आप ध्यान रखना यहां पे स्टेट का मतलब क्या है। कई बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेट कहीं वो तो नहीं कि महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, यूपी, बिहार। ऐसा नहीं है। जब आप किसी वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज को देखते हैं तो आप हर नेशन को क्या बोल देंगे, एक स्टेट बोल देंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं। जब वर्ल्ड लेवल में हर नेशन ही एक स्टेट होगी तो हम क्या बोल देते हैं कि इस पूरी स्टेट की जो है पॉलिसी क्या है ना, इसकी डायरेक्टिव पॉलिसी क्या है, इसको क्या दिशा निर्देश है कि जिसके आधार पे पूरा का पूरा राजपाट चलाना चाहिए। कुछ ऐसा वाला आपको इसको समझना है। जब भी मैं इस चैप्टर के अंदर स्टेट बोलूंगा तो प्लीज डोंट कंफ्यूज द स्टेट विद योर राज्य। समझ गए? आई होप कि ये चीज आपको समझ आएगी। और डीपीएसपी को अगर आपको समझना है ना, तो सीधा सरल भाषा में ऐसे समझिए कि आप अगर एक राजतंत्र को चलाना चाहते हैं, राजपाट चलाना चाहते हैं, यू आर द किंग, ऐसे समझो, फील करो, है ना। तो अब आप राजा हो, आपको अपना पूरे का पूरा साम्राज्य चलाना है, तो भैया कौन से दिशा निर्देशों पे आप चलाएंगे जिससे कि प्रजा खुश रहे, है ना। अब जैसे आप अगर प्रजा की तौर पे सोचेंगे तो एक प्रजा क्या सोचती है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए जो गरीबों की मदद करे, है ना, एजुकेशन को बढ़ावा दे, है ना, हॉस्पिटल्स बनवाए ऐसे आप लोग के लिए, आपके लिए अच्छा अच्छे काम करे। आप ऐसा ही राजा चाहते हैं ना। तो वही चीज है कि जो हमारा संविधान है उसने वो जो सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना जो एक राजा को करनी चाहिए, अगर आपको राजा बनना है तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर नहीं बनना है, आप सेवक बन के रहना चाहते हैं तो अलग बात है ना। तो अपने दिल से राजा होना चाहिए इंसान, अपने दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए कि राजा होता क्या है ना। तो महाभारत में अगर युधिष्ठिर राजा बनने के काबिल है तो उसने कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी, कौन सी चीजों को उसने ज्यादा पढ़ा होगा, वैसा सही आप समझ लीजिए, है ना। आप युधिष्ठिर हैं, आपको अब पूरा राजपाट संभालना है एंड These are the principles which you have to follow, है ना। ये आपके सारे के सारे सिद्धांत हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो अब यहां पे आप देखिए, अगर मैं इनका ओरिजिन की बात करूं कि ये जो पूरा का पूरा डीपीएसपी का खेल है, दिशा निर्देश जो दिए गए हैं हमारे संविधान ने एक राजतंत्र को चलाने के लिए, इसका खेल शुरू कहां से हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से मन किया और उसको बना दिया गया, जी नहीं। इसको जो ओरिजिन अगर आप देखेंगे, कई बार पेपर में ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसका ओरिजिन बता रहा हूं आप लोग को। ये जो है ये कराची सेशन ऑफ 1931, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची का सेशन था 1931 वाला, वहां पे जो है डेट बैक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप मोटा मोटा अगर समझे तो वहां पे इसकी डिस्कशंस चालू हो गई थी कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या उसके अंदर लोग के लिए करना चाहिए। जो ये फोकस कर रहे थे कि भैया ब्रिटिशर्स भी ऐसा ही करें। अब ये जो अगर आप डेट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने भगत सिंह की फोटो यहां पे लगा दी है और गांधी साहब की फोटो लगा दी है। आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी याद होंगी, गांधी इरविन पैक्ट भी याद होगा, जब मैंने आपको बताया था कि गांधी जी इरविन साहब के साथ बैठ रहे हैं, है ना। और वहां पे देखिए कि इरविन खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि गांधी काश ये बोल दे कि भगत सिंह को फांसी ना हो। ये इरविन ने अपनी किताब में लिखा है, आप पढ़िएगा इरविन की किताब को। लेकिन उन्होंने खुद बोला कि भैया गांधी जी ने कोई एम्फेसाइज ही नहीं किया इस चीज पे, है ना। दो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि लेटर्स वगैरह भी लिखे गांधी जी ने, ये किया वो किया, बट वट एवर द रीजन इज, लेकिन इरविन का यही कहना है, उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि जो है गांधी जी ने बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, जिसकी वजह से हमने भगत सिंह को फांसी दे दी। जब इनको ही कोई दिक्कत नहीं है तो हमें काहे की दिक्कत है, वैसा वाला फीलिंग आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये वही टाइम था मार्च 1931 के आसपास का, जब भगत सिंह को फांसी हुई है और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जहां पे कांग्रेस भी पार्ट ले रही है, याद होगा आपको सारे के सारा, है ना। तो ये पूरा का पूरा डेट बैक जो हो रहा है डीपीएसपी, इसका ओरिजिन कहां पे है, 19
1931 के कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अगर पेपर में आए तो सीधा आप मार्क करके आएंगे। अब पूरा कनेक्टिविटी मैंने क्रिएट की है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं संविधान ने, ये ऐसे हैं कि जिनको उठा के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये कहां से निकल के आता है, तो आप बोलेंगे तेज बहादुर सप्रू, है ना। तेज बहादुर सप्रू की एक कमेटी इस नाम से बनी है। तेज बहादुर सप्रू, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि B.R. अम्बेडकर साहब अगर हर बैठक में बैठ रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बैठक चल रही थी ना, 3 गोलमेज सम्मेलन, तो फिर तेज बहादुर सप्रू भी उनके साथ बैठ रहे थे। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो है इन्हीं के नाम से एक कमेटी है। उस कमेटी ने बोला कि भैया ये जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हैं, इनको उठा के आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये जो राजपाट चला रहे हैं, है ना, ये हमारा जो देश का राजा बन के बैठा है, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहा, तो उठा के मुंह और आप चले गए कोर्ट में। तो इस तरीके से तो भैया हो गया काम, है ना। इतनी तो कोर्ट नहीं है, पहले ही इतने मामले फंसे हुए हैं कोर्ट के अंदर, आप ऐसे ऐसे मुद्दे और ले जाओ। लेकिन वहीं पे आप देखिए फंडामेंटल राइट की अगर बात होती है तो यू कैन गो टू कोर्ट, है ना। आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, उठा के आप उसको ले जाओ मुद्दे को कोर्ट में, डेफिनेटली कोर्ट को आपकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उठा के ले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी है और नॉन एनफोर्सेबल है। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये जरूरी तो है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि पक्का करेंगे ही करेंगे, है ना। सरकार ने अपने आप को फ्री रखा है थोड़ा सा, ये नहीं है कि सरकार को करना ही करना है ना, थोड़ा सा वही है ना। नहीं तो अगर ऐसा हो जाता तो आप सोचो कि कैसा माहौल क्रिएट हो जाता है सरकार के लिए, कितना मुश्किल हो जाता है सरकार को राजतंत्र चलाना। अभी तो आप देख रहे हैं, अभी तो बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं ना चीजों को। अगर ये भी हो जाता तो फिर तो भैया दे केस पे केस, दे केस पे केस, ऐसी की तैसी फेर देती जनता इनकी। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा भी क्या खास है डीपीएसपी में, अभी जब पढ़ोगे तो समझ आएगा कि क्या खास है। वही तो इंटरेस्टिंग चीज है। अगर डीपीएसपी को हटा दिया जाए तो फिर रहता क्या है, पूरा का पूरा राजपाट ही फिर तो नॉर्मल हो जाएगा। अब यहां से ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आप देखिए कि जो डीपीएसपी बना, बहुत सारे लोगों ने तो इसका वेलकम किया कि भैया बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला, उसके ऊपर कटाक्ष किया बेसिकली, कि जिस हिसाब से डीपीएसपी होना चाहिए था वैसा नहीं है। और उसका कारण भी मैंने आपको अभी बता दिया कि क्यों है। वो 3 चीजें अभी आपको मैंने बताई ना, कि जब वो जस्टिशिएबल ही नहीं है नेचर में तो उसका फायदा क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आता है यहाँ पे। लेकिन अगेन सरकार को अपने आपको पिंजरे में थोड़ी डालना है, तोता आजाद घूमेगा, ऐसा वाला फीलिंग आप समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, अलग अलग लोगों ने क्या बोला है वो मैं आपको बता रहा हूं ना। जैसे एक LM सिंघवी साहब हैं, LM सिंघवी, ठीक है। ये जो इनके नाम से कमेटी बनी, इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसने क्या बोला। ऐसे ही आप देखिए कि ग्रेनविले ऑस्टिन, इन्होंने क्या बोला। इन्होंने भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बोली, फंडामेंटल राइट्स के बारे में अलग बात बोली, डीपीएसपी के बारे में अलग बात बोली। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने बोला है कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को उठाओगे तो वही है हमारे पूरे के पूरे संविधान की आत्मा, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि सेम बात ही अंबेडकर साहब ने भी बोली, आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी बोला सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में बोला नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए भी ये जरूरी है, इन्होंने ये बोला। ये 3 जो चीजें बोली हैं अंबेडकर साहब ने बोली। कुछ ऐसा समझिए कि ये एक व्यक्ति है ना। अगर इसके अंदर से मैं 2 चीज हैं, आप देखो, एक है डीपीएसपी और दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। अगर ये 2 अलग कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगी इसकी, है ना। इसको लिख देता हूं मैं आत्मा, और बाकी का क्या है, शरीर है या बॉडी कह लीजिए, है ना, बॉडी है। आप ऐसे समझ लीजिए, ए और बी, ए मतलब आत्मा, बी मतलब बॉडी। तो ये जो डीपीएसपी और एफआर है, ये क्या हो जाएंगे, इसके फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, आत्मा हो जाएंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं, और ये आपको अभी समझ भी आ जाएगी चीजें। फंडामेंटल राइट्स तो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो हमारे पेड कोर्स में ऑलरेडी देख सकता है। लेकिन यहाँ पे डीपीएसपी की बात हो रही है कि क्वेश्चन इतने ज़्यादा आए हैं, है ना। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब पढ़ेंगे डिटेल में तो आप समझ जाएंगे। एक देखिए केसी वेरे साहब हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ बोला, है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखिए कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बहुत कुछ बोला, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कुछ बोला, है ना। आप याद कीजिए वो क्वासी फेडरल वगैरह की बातें मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, इन्होंने बोला मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। कोई भी आपसे पूछ ले तो केसी वेरे साहब ने क्या बोला, तो आप सीधा सीधा आएगा पेपर में, याद रखना। इसके बाद टीटी कृष्णमाचार्य, इन्होंने क्या बोला, ए वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट्स। मैंने बोला ना आपको कि बहुत सारे लोगों ने कटाक्ष भी किया इसके ऊपर। अब क्यों इसको बोला कि
सेंटीमेंट्स को जैसे डस्टबिन में डाल दिया गया, ऐसा सा फीलिंग हुआ इसको पढ़ के। उसका कारण मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भैया बातें तो सारी की सेंटीमेंट्स वाली, लेकिन ये बोल दिया गया कि जस्टिशिएबल नहीं है, यानी सरकार को कटघरे में नहीं आप खड़ा कर सकते इस चीज़ के लिए। तो खेल वहीं पे बदल जाता है ना दोस्त। फिर तो वही बात हो गई कि आपको सिंपैथी दे रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं देंगे, वैसा खेल हो गया है ना, कि पट्टी दे रहे हैं लेकिन मरहम नहीं देंगे, सिर्फ पट्टी बांध लो तुम, है ऐसा थोड़ी होता है भाई। और अंबेडकर साहब का तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा केटी शाह साहब, इनका तो नाम ही हिस्ट्री में भैया गायब कर दिया गया, ऐसा हाल चल रहा है। तो बहुत सारे है ना, ये जो है ना आईएनसी की बहुत बड़ी वीकनेस रही है कि कुछ लोगों का आप कह सकते हैं कि क्रेडिट वॉर इतना ज़्यादा चलता था कि नहीं हम ही हम हैं, हाँ, और बाकी सारे ऐसे ही हैं, मैं यूँ बाकी सारे ऊँ ही हैं, ऐसे वाली इनकी खेल चलता था। तो ये इन्होंने क्या बोला, पायस सुपरफ्लुएट्स ए चेक ऑन द बैंक पेएबल ओनली व्हेन द रिसोर्स ऑफ द बैंक परमिट। सीधी सी बात है कि भैया अगर बैंक का रिसोर्स परमिट कर रहा है यानी तभी आप चेक लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो मुद्दे की बात यह है सीधी सीधी कि सरकार जो चाहेगी वही करेगी, कायदे से इसका क्रक्स यही निकल के आ रहा है, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन साहब ने क्या बोला, नो बेटर देन द न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन विच आर ब्रोकन ऑन द 2 ऑफ द जनवरी। सीधी सी बात है, नए साल पे आप नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं, है ना, तो वही वाली बात है कि सरकार कसम तो खा रही है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि ये कुछ वैसा सही है कि नए साल पे कसम खा ली और 1 जनवरी को खाई थी कि भैया ये मेरी लिस्ट है, ये करूंगा मैं, और पता है 2 जनवरी को तोड़ देते हैं, भैया मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 जनवरी को कितने बजे उठते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, है, तो ऐसा वाला हाल इन्होंने कर दिया है। तो यही चीज़ें अलग अलग लोगों ने क्या बोला है डीपीएसपी के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने बोला बेहद इंपॉर्टेंट सेशन और बहुत मेहनत से बनाया गया सेशन है। अब आइए आगे बात करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। एक तो ये मैं बता ही चुका हूं कि नोवल फीचर और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं दिखा देता हूं, हिंदी और इंग्लिश में कैसा है ये देख लीजिए। ये हिंदी में भी पूरा बना रखा है हमने, है ना, तो और इंग्लिश में भी बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये किसने बोला है नोबल फीचर और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बी.आर. अंबेडकर साहब ने बोला है। एंड साथ में एक चीज आपको ध्यान रखनी है भैया कि आर्टिकल के बारे में, अनुच्छेद के बारे में बोलेगा तो 36 से 51, और पार्ट के बारे में यानी भाग के बारे में बोलेगा तो भाग 4 के अंदर ये अवेलेबल है। ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से में है, डीपीएसपी कौन से में है, इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये चीज़ मैंने हमेशा आपको देखी, जब एमसीक्यूज की सीरीज कराई थी वहाँ भी बताया था, और वैसे भी मैं कोई भी मैराथन भी बनाता हूँ हमेशा बताता हूँ कि जो ये इंस्पायर्ड है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। दो आयरलैंड वालों ने तो खुद स्पेन से ले रखे हैं, बट दैट इज द डिफरेंट इशू। हमें तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, हमें कोई चेन नहीं बनानी कि स्पेन ने किससे लिए फिर उसने किससे लिए। हमें मुद्दा है कि भैया डीपीएसपी हमने कहां से लिया, दैट्स ऑल, और वो हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है भाई। इसके बाद एक चीज और बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो इसके अंदर दी गई है पूरी की पूरी, कि भैया एक स्टेट को कैसे बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ, क्या करना चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए, वो सारा हमने मुद्दा उठा कहां से रखा है। अगर वो मेजर पोर्शन की मैं बात करता हूं तो वो हमने उठा रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है भाई। वैसे भी आप देखिए कि हम ज्यादा इंस्पायर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही है, आपको पता है कुछ चीज़ें 35 से उठा रखी है, कुछ 19 से उठा रखी है, तो वैसे ज़्यादातर जो है वो 35 से इंस्पायर्ड हमने कर रखी है। तो कहने का मतलब है सीधा पेपर में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो इतने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से आपको यही नहीं पता कि कौन से वाला है तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, अगर आपको ढंग से नहीं आता, आपने सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर रखा है तो आप दूसरे से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दूसरे को तो वो आते होंगे। अब ये भी नहीं अगर ढंग से करके जाओगे पॉलिटी, हिस्ट्री और बायो, ये 3 भी अगर कोई बच्चा सही से नहीं करके जाएगा तो आपका फिर कोई पढ़ने का फायदा नहीं, आप छोड़ दो फिर जीके को, आप नहीं हो पाओगे सिलेक्ट, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। इसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स और जो डीपीएसपी है ये टुगेदर, ठीक है, टुगेदर विद फंडामेंटल राइट्स, कहने का मतलब है कि दोनों मिला के जो है आत्मा है, यही जो है मेन कंसाइंस है पूरी की पूरे संविधान की। अगर ये हटा दिए जाएं तो भैया संविधान जीरो हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद इसके अंदर ये बताया गया कि भैया वो सारे आइडियल्स बताए गए हैं कि एक राजपाट को चलाने में जितने भी दिशा निर्देश हैं या आइडियल्स हैं कि किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो सारे के सारे डीपीएसपी में बताया गया। सीधी सी बात ये है। अब यहाँ पे वो कौन सी बातें हैं अगर आपको एग्जैक्टली देखनी है तो आप ध्यान से देखिए। इसने बताया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स। जितने भी ये 3 टाइप के प्रोग्राम हैं, है ना, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो,
ये सारे के सारे जो कवर किए गए हैं डीपीएसपी में ऑलरेडी हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर कर दिए गए हैं। और मुद्दे की बात ये है कि हर एंगल से आप देखिए कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब जो प्रियम्बल के अंदर दी गई चीज़ें हैं ना, उनको फॉलो करवाना किसका काम है? डीपीएसपी का काम है। सीधी बात तो ये है। और आप याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था है ना कि एक फंडामेंटल राइट्स और एक डीपीएसपी, इन दोनों की चीज़ें कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही हैं? प्रियम्बल में जाके कनेक्ट हो रही है। जब मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था भैया, ये बताया था आप लोगों को कि भैया उसके अंदर सोशलिस्ट ऐड हो रहा है, सेकुलर ऐड हो रहा है। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये ऑलरेडी नेचर, यहाँ पे सोशलिस्टिक नेचर आप देखेंगे कि ऑलरेडी डीपीएसपी ने दे रखी है। फंडामेंटल राइट्स ने कौन सी दे रखी है? सेकुलर नेचर दे रखी है। वो सारी की सारी उठ के फिर कहाँ जा रही है? प्रियम्बल में जा रही है, 42nd अमेंडमेंट में। तो वो इसीलिए तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो अब यहाँ से आप शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मैं पूरा दिखाऊंगा भी आपको एकदम एग्जैक्टली मार्क करके वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में जाके कि भैया क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि इसका काम क्या है बेसिकली डीपीएसपी का, कि स्टेट की पूरी की वेलफेयर होनी चाहिए, स्टेट की भलाई के लिए काम करना है गवर्नमेंट को। ये खेल है सारे का सारा। सेम बात मैंने वही हिंदी में भी लिखी है कि भैया राज्य की जो नीतियां होनी चाहिए वो कल्याणकारी होनी चाहिए। दुष्ट नीतियों वाले राज्य कभी भी चला नहीं करते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। और पूरा लोकतांत्रिक ढंग से उसको कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें जो है डीपीएसपी में हमने बता रखी हैं। अब जो है अगला एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो दिशा निर्देशों को पढ़ते हैं, तो ये 3 भागों में आप इसको बांट सकते हैं। वो कौन से 3 भाग हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ अब आपको। पहला देखिए क्या है, दूसरा और तीसरा। अब आप देखो पहला वाला जो है ना, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके अंदर देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत सारी बातें बता रखी हैं। अब वो बातों को आप 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक घर है, उसके अंदर एक ग्राउंड फ्लोर पे व्यक्ति रह रहा है, एक मिडिल पे रह रहा है, एक टॉप पे रह रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए। अब जो आप देखिए कि जब 3 भागों में बांटेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो ये जो आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43 है और 47, ये सारे जो हैं ये सोशलिस्टिक पैटर्न के हैं। मैंने वैसे भी आप लोग को बताया था कि भैया जो पूरा नेचर होती है संविधान की, वो कैसी भी हो सकती है, कैपिटलिस्ट भी हो सकती है, सोशलिस्टिक भी हो सकती है। आप पढ़ के आइए, है ना, सारे का सारा कंटेंट तो आपको पता लगेगा। और उसमें भी मैंने बताया था कि जो हमारा भारत का संविधान है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स की तरफ जो है ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो एज कम्पेयर टू मार्क्सिस्ट, वो मैंने ऑलरेडी समझाया था आप लोगों को, है ना। और सेकंड जो बनता है इसमें पॉइंट, वो बनता है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड है, जैसे गांधी जी गाँव की बात ज़्यादा करते हैं, है ना, तो वो देखिए ग्राम पंचायत 40 में आ गया। तो ये सारे के बारे में डिटेल डिस्कशन होने वाली है ना। तो 40, 43, 43 भी, 46, 47, 48, ये सारे जो है गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आपको समझना है कि देखो 43 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐसी वो एक दूसरे में हो सकते हैं, लेकिन उनके जो कुछ पॉइंट उधर मैच हो रहे हैं, कुछ पॉइंट इधर मैच हो रहे हैं, इसलिए उसको कैटेगराइज कर दिया गया। सिंपल सी बात ये है। फिर आप देखिए कि तीसरा बनता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? 44, 45, 48 से 49, 50, 51, ये सारा इस तरीके से आप 3 भागों में पूरे का पूरा डीपीएसपी को कैटेगराइज कर सकते हो। पूरे डीपीएसपी को इन 3 भागों में जो है आप बांट सकते हैं, अगर आप बांटना चाहें तो। सिंपल सी बात है, कैटेगराइजेशन है और कुछ भी नहीं है उसकी। अब मैं उसी में से आपको एक एक करके पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। पहले हम सोशलिस्टिक पैटर्न को देखेंगे, फिर गांधीयन को देखेंगे, फिर इंटेलेक्चुअल वाले को देखेंगे। ठीक है दोस्त, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। ये बार बार क्यों बता रहा हूं, पेपर में आया था और कई बार 4 लाइन्स आ जाती हैं और बोलता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ऐसे पूछ लेता है। उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ये पूरा का पूरा वर्णन कहाँ पे? आर्टिकल 37 के अंदर इसका सारे का सारा वर्णन है। तो ये जितनी भी चीज़ें अगर बोल दिया जाए आपको कि कहाँ पे दी गई हैं कि ये नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, ये सब चीज़ें आर्टिकल 37 के अंदर ऑलरेडी मैंशनड है। और इसका क्या मतलब है मैं बता के आ चुका हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूं आपको यहाँ पे, इसको देखना आप, आर्टिकल 38 को देखना, 39, 41, 42, ये जो देख रहे हो ना, अब मैं ये वाले आपको पढ़ाने वाला हूँ, सोशलिस्टिक वाले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया पूरे का पूरे ढांचे के बारे में। अब उसके अंदर क्या क्या है उसकी एक एक करके परत खोलते हैं। तो 38 को हम पहले देखेंगे। आप देखिए ये रहा 38। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है पूरे का पूरा? ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, सोशलिस्टिक पैटर्न वाला पढ़ रहे हैं। ओके, अब इसमें आप देखिए आर्टिकल 38 को। अच्छा, हिंदी वाले परेशान मत हो ना, सेम बात मैंने हिंदी वालों के लिए यहाँ पे पूरी डिटेल में लिखी है, आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको कोई इशू है नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, चलो, मेरे को समझाना है, एक ही जगह पे मैं सारा समझा दूंगा। मेरा समझाने का तरीका ही ऐसा है कि उसका हिंदी और इंग्लिश का तो मैटर ही नहीं है, आपको तो मेरी बात समझनी है बस, वहीं से आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? ये बोलता है कि लोगों की भलाई होनी चाहिए है, ये 100% है, लेकिन होनी किस किस फॉर्म में चाहिए वो हमें बोल रहा है। तो ये 3 चीज़ें बोलता है।
आर्टिकल 38 सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी। आप देखो जैसे सोशल इक्वालिटी है तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को भी जात के आधार पे, कास्ट, क्रीड, कलर के आधार पे ये नहीं बोल सकते कि भैया तुम नीच हो, तुम ये हो, तुम वो। पहले होता था, है ना, आपको पता है वो सब चीजें। लेकिन आज की डेट में सबका स्टेटस इक्वल। अगर आप भारत में रह रहे हैं, क्योंकि भारत देखिए अलग अलग कल्चर से बना है, अलग अलग राज्य के अंदर हर 100 किलोमीटर में इतना चेंज आ रहा है, तो आपको भी पता है कि अगर सब लोग भारत के साथ जुड़े हैं, है ना, तो आपने पहले तो बोल दिया उसको फेडरल स्ट्रक्चर, बट दो दैट इज नॉट कंप्लीटली फेडरल। लेकिन अगर सब जुड़ ही गए हैं भारत के अंदर तो आप सबको इक्वल दर्जा देंगे। आप भारत ये नहीं बोल सकता कि नहीं भैया ये लोग तो ज्यादा अच्छे हैं और ये कम अच्छे हैं, ये स्पेशल हैं, कुछ हैं ये अलग टाइप के। ऐसा करना नहीं है भैया। आर्यंस और दास प्रथा वाली सिस्टम यहां पे ना चलेगा, सब बराबर है। दूसरी बात आती है इकोनॉमिक इक्वालिटी की। अब देखिए कि जैसे हम बात करते हैं, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे इकोनॉमिक्स की मैं छोटे से ही उदाहरण से बात करता हूं। जैसे अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस राज्य से कोई व्यक्ति आया तो इसको आप कम पैसे दो, इस राज्य से आया है तो इसको कम ज़्यादा सैलरी दो। क्या इस आधार पे हम कोई चीज़ कर सकते हैं? या किसी की जात के आधार पे हम ये कर सकते हैं, या किसी के जेंडर के आधार पे ये चीज़ कर सकते हैं? तो वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाली चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसकी ये प्रमोशन कर रहा है एक तरह से आर्टिकल 38 कि भैया इसको सुधार के रखना है। तीसरी बात है पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या आप किसी इलेक्शन में खड़ा होना चाहें तो हो सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी खड़े होते हैं और बहुत सारे जो हैं बड़ी बड़ी पार्टीज के साथ जुड़ के भी खड़े होते हैं। जब सबको इक्वालिटी दे ही दी है ना, ऐसा तो है नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। दो नेपोटिज्म हर जगह है ना, वो तो बॉलीवुड में भी है और राजनीति में भी है। राजा का बेटा राजा बन रहा है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ना सभी जगह पे ही ऐसा है। कुछ जगह पे दूसरे लोग भी तो बन रहे हैं। तो बस दैट इज द सिंपल एग्जांपल कि 3 टाइप की इक्वालिटी को प्रमोट करना है, जो करना है आर्टिकल 38 ने, और वो कर भी रहा है। वही सारे के सारे मैंने सेम चीजें यहाँ पे भी मेंशन कर दी हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है पूरा का पूरा इसमें इक्वालिटी मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 39। ठीक है, अब ये बी का मतलब वैसा नहीं है कि ए का मतलब था कि पहला, फिर बी का मतलब है सेकंड। कैटेगराइजेशन है ना, ताकि सीक्वेंसिंग करके आपको चीजें समझ में आ जाए। अब आर्टिकल 39 क्या बोलता है? ये करता है टू सिक्योर। अब क्या सिक्योर करता है? ये सारी चीजें सिक्योर करता है। सेम यहाँ पे भी देखिए, अनुच्छेद 39 सुनिश्चित कर रहा है आपके लिए बहुत सारी चीजें। अब ये बहुत सारी चीजें आप हिंदी वाले भी पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले भी पढ़ेंगे। एक एक करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये बोल रहा है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। अब इसका मतलब ये है कि भाई हर सिटीजन के पास अधिकार है कि वो जो है किसी भी तरीके के लाइवलीहुड को यूज करे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भैया गवर्नमेंट जो है यहाँ पे प्रमोट ही नहीं कर रही, ना वो किसी लाइवलीहुड को प्रमोट कर रही है, तो फिर लोग क्या करेंगे? गुंडागर्दी, चोर चकारी, चाकू मार दिया, है ना। अब देखिए बहुत सारे रूरल एरियाज के आसपास के एरिया में, या जहाँ पे कोई भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। वो उनकी मजबूरी है, क्या करेंगे? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डकैत बन जाते हैं। किस लिए बनते हैं? कि भैया जो दूसरे पे है वो खोस के फिर अपना गुजारा करेंगे, जो ताकतवर है वो ये काम करेगा। बट उससे क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा है ना बहुत सारा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो है, स्टेट का ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया सबके लिए लाइवलीहुड का इंतजाम किया जाए। जो कि आज देखिए आप बेरोजगार बैठे हैं, आपके लिए नहीं कर रही है सरकार, है ना। कोशिश कर रही है लेकिन उसकी मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रही है। बट वही बात है, अगर ये डीपीएसपी हो जाता तो देखो सरकार तो कोर्ट में ही बैठी रहती, आज हर स्टूडेंट सरकार को नोच खाता। वही वाली बात है। इसके बाद दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी ऑफ द कॉमन गुड। कहने का मतलब है अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो इक्वल होगी रिसोर्सेज की। जैसे मान लो कि अब पूरे भारत के अंदर ऐसा भी हो सकता है एक स्टेट में बहुत सारा कोल फील्ड है ना। अब कोल फील्ड ही सीधा केजीएफ में पहुंच जाएंगे, है ना। ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, चलो वहां पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ। पर कहने का मतलब है कि मान लो एक स्टेट के पास, मान लो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कोल माइंस है एग्जांपल के लिए। अब वहाँ इतना सारा कोल पड़ा है। अब छत्तीसगढ़ वाले आप देखिए वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे आप देखिए नक्सलाइट्स का सारा मुद्दा क्या है? मुद्दा यही निकल के आता है कि वो जो है उन रिसोर्सेज पे कब्जा किए हुए हैं, जबकि भारत की सरकार बोलती है कि ये तो भारत की सरकार के अंडर है। सिंपल सी बात है। तो जो वो लोकल रूलर्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाता है। सीधी सी बात यह है, वहीं पे जो है वो इतना ज़्यादा हाथापाई और झड़प होती है। बट मुद्दे की बात यहाँ पे निकल के ये आ रही है कि वो माइंस में जितना भी आप देखिए मान लो कोल है, अब वो पूरे भारत देश को चाहिए, तो क्या ये कर दें कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर ही उसका यूज हो सकता है, बाकी जगह पे नहीं जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। सारा नक्सलाइट का मुद्दा वहीं से निकल के आता है, रिसोर्सेज के चक्कर में निकल के आता है। तो वो जो है वहां से लेकर पूरे भारत में जो है उसको स्प्रेड किया जाएगा, जहां जहां जरूरत है वहां दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। बट उसका व्यापार किया जाएगा, ऐसा नहीं कि यूं ही उठा के दे दिया। सेम ऐसे ही आप देखिए, अब मान लो कि पंजाब में बहुत सारा पानी है,
है ना, 5 नदियों का देश पूरा बना रखा है, पंजाब स्टेट बना रखी है। तो यहाँ से जो पानी है क्या उसको सिर्फ पंजाब के लिए रखा जाए, अगर किसी को अगल बगल में ज़रूरत है उसको ना दिया जाए? तो ऐसा नहीं है, यहाँ से जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे ही आप देखिए कि बहुत सारी रिवर सिस्टम है, जितना भी उनका जो जगहें वहाँ पे है पास में है रिवर के, उनको तो पानी मिल जाएगा। लेकिन आज देखिए, आज भी हमारे देश में बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा, या बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पानी 2-2 3-3 दिन में एक बार आता है। जी हाँ, सिटीज़ में भी ऐसा हाल है। तो उनको कहाँ से वो पूरा का पूरा जो मिल रहा है पानी, मिल कहाँ से रहा है? वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स से ही मिल रहा है भैया। सरकार ने पाइपलाइंस बिछा रखी हैं कि किसी तरीके से ये चीज कर दी जाए। ठीक है, ये हो गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। सीधी बात आपको मैं बताता हूं एग्जांपल के तौर पे, किसान बिल को उठा के देख लीजिए कि अभी किसानों ने लेटेस्टली आंदोलन किया। उनका क्या बोलना था कि भैया अंबानी अडानी साहब क्या करेंगे, एक जगह पे सारे के सारा धान है, सारी की सारी गेहूं है, इसको डाल लेंगे। अब वहां उन्होंने क्या किया, एक तरह से प्रोडक्शन को कंट्रोल में कर लिया कि भैया कितनी उगानी है, सब जमीनों पे अगर वो कब्जा कर लेंगे, किसानों को मजदूर बना देंगे, तो प्रोडक्शन के हिसाब से भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया कि कितनी पैदावार करनी है और कौन सी चीज़ को क्या कितना रखना है, कितना मार्केट में छोड़ना है, ये सारी की सारी चीज़ उन्होंने कंट्रोल कर ली। तो आपके पेट पे तो लगे ताले, है ना। वही जो बोरी, अगर मान लो आटा अब आज को 30 रुपये किलो मिल रहा है, तो अगर वो लोग चाहें तो मार्केट में कर देंगे कमी कि भैया इस साल तो आटा गेहूँ हुई ही नहीं, हमारी फसल मारेगी, ये बोल दे है अंबानी अडानी साहब। कल को यही बोलेंगे वो, और क्या करेंगे? कैपिटलिस्ट का काम क्या है? यही काम तो है। तो एंड में आपको क्या लगेगा कि भैया अच्छा देश में हाहाकार, अकाल पड़ गया, हुई नहीं फसल, फसलें मारी गई, है ना, ये बोल देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, वो पीछे से होर्डिंग कर लेंगे, हुआ कुछ नहीं, लेकिन ऐसे हाहाकार मचा देंगे देश में। अब क्या होगा, वही 30 वाला जो 100 रुपए किलो आटा मिलने लग गया। नहीं खाओगे क्या? तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी जेब से कॉर्पोरेट उठा के ले जाएंगे बहुत सारे पैसे और खुद अमीर हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गई। तो इसका तो मतलब हो गया कि भैया कुछ ही लोग, चंद लोग जो है 5-10 लोग जो भारत के अंदर, वो अमीर हो जाएंगे और बाकी के लोग गरीब रह जाएंगे। कितना गलत हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन हमारा डीपीएसपी इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसा हम नहीं करने देंगे, ये सरकार को निर्देश दिए गए हैं। जबकि अगर इसी चीज़ को जस्टिशिएबल बना दिया जाता तो खेल ही बदल जाता। आज इनके आप देखिए कि बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, दोस्तों की हेल्प की जा रही है, तुम ये रख लो, तुम ये सेक्टर रख लो, ऐसा हो पाता? तब नहीं हो पाता भाई मेरे। तो वही वाले खेल है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। आप खुद सोचो, आज की डेट में जैसे वीमेन है, तो वीमेन का आपको पता है कि भैया जब भी प्रेगनेंसी आती है तो उस टाइम पे इनको छुट्टी लेनी पड़ेगी, है ना, 6 महीने 8 महीने साल भर की। अब उस ड्यूरेशन में भी गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर कर रखा है कि 6 महीने की सैलरी वीमेन को देनी ही देनी है। कोई इनकी सैलरी को रोक नहीं सकता है, और साथ में इंक्रीमेंट्स वगैरह भी लग रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है वो बोले कि भैया मैं नहीं रखूंगा इसको, है सिर्फ इस आधार पर। क्या कोई किसी को मना कर सकता है कि मैं इसको जॉब नहीं दूंगा? पेट तो सबका है यार, सबको घर का खर्च चलाना है, सब गरीब हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी लेबर क्लास वीमेन ऐसी भी हैं, उनकी सफरिंग्स आप देखिए कि वो प्रेग्नेंट वीमेन है और फिर भी तसला लेके भैया ढो रही हैं इतनी सारी चीज़ें। हो सकता है आपने अगल बगल में देखा हो, अगर आप उस जगह पे रह रहे हो। हर कोई अमीर नहीं होता ना, कुछ लोगों की तरह, तो बहुत लोगों ने संघर्ष भी देखा होता है जीवन में। तो क्या उन लोग को काम देने के लिए छोड़ देना चाहिए, मना कर देना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना भाई मेरे, है ना। दो उनके अंदर भैया पूरी, मैं तो कह रहा हूँ जज्बा होता है ऐसे लोगों में, है ना, जो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे डीपीएसपी इंश्योर कर रहा है कि इक्वल पे देनी है। ऐसा नहीं करना कि भैया ये काम को जो है वीमेन को तो मिलेंगे 5,000 और अगर आदमी इस काम को करेगा तो उसको मिलेंगे 10,000। ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। और वैसे भी आप देखिए आजकल फिजिकल वर्क की जगह पर मेंटल वर्क हो गया है। जब मेंटल वर्क हो जाता है तो वो एक बैरियर भी टूट चुका है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि वीमेन हैव लेस मस्कुलर पावर एज कम्पेयर टू मैन। कुछ चीज़ों में हो सकता है, दैट इज ट्रू, ऐसा नहीं मैं कह रहा। बट अब जब दिमाग का ही काम ज़्यादा हो गया, कंप्यूटर पे बैठ के ही हो गया, तो वो बैरियर भी एक तरह से टूट चुका है, ठीक है दोस्त। इसके बाद प्रेजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। आप खुद सोचो कि अब जितने भी वर्कर्स भी हैं, सपोज करो कि वो काम कर रहे हैं, उनको इतनी हार्श कंडीशन में पेल रखा है। मैंने खुद ऐसी फैक्ट्रियों में काम किया, मैं सच बता रहा हूँ, शुरुआत में, है ना, जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग करके निकला, बहुत सारी अजीबोगरीब फैक्ट्रियाँ मैंने देखी। अब मैं छोड़ू उनके बारे में तो क्या बताऊँ, बट घुसते थे तो अंदर धुआं ही धुआं, ऐसा लगता था अभी गोला बारूद चला है यहाँ पे और धुआं धुआं हो रखा है। ये दिवाली के पटाखों से तुम्हें कम ऐसा लगता होगा कि कितना गंदा एटमोसफेयर होगा दिवाली के पटाखे जब चलते हैं, लेकिन वहाँ अंदर जाएंगे तो इसका आप समझो कम से कम 100 गुना धुआं।
इसी धुएं का 100 गुना धुएं में हम घुस जाते थे भैया। और वहाँ मैंने देखा भाई वर्कर्स की कंडीशन है एकदम मरने वाले हो रखे हैं भाई, वो इतना ज़्यादा दुर्गति। और वहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने, आप समझो बड़े बड़े पॉट हैं, वो उनका टेम्परेचर पता 1000 डिग्री सेल्सियस, वहाँ वर्करों को काम करवा रहे हैं भाई। वो तो अपनी जान पे खेल के बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने खुद वो वर्स्ट कंडीशंस देखी हैं फैक्ट्रीज के अंदर, है ना, यू कांट इवन इमेजिन। तो अगर उस वर्कर को सारे टाइम ही आप 8 घंटा उस गंदे एटमॉस्फेयर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक लंग्स हो जाएंगे, डिजीज हो जाएगी, मर जाएगा वो बेचारा, कितना बुरा हाल हो जाएगा। और अगर उसने कहीं पे ये कंप्लेन कर दी फैक्ट्री के अंदर कि मेरे को यहाँ कट भी लग गया है या कुछ भी मेरे को हो गया है, तो वो बेचारे को बिठा दिया जाता है बाहर कि भैया तेरे को पैसे भी नहीं देंगे और तू बैठ जा, बस फर्स्ट एड के नाम पे उसको बिठा दिया जाता है और पैसे भी नहीं मिलेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा। इसीलिए कोई भी वर्कर कंप्लेंट ही नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये ऑन डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं आती कंप्लेंट कि कोई वर्कर इस चीज से मर गया है, लेकिन रियल में यही है भाई मेरे। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस, आप कह लीजिए मेटलर्जी इंडस्ट्रीज उठा के, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, तो मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक उठा रहा हूँ, मेटलर्जी इंडस्ट्री, ठीक है दोस्त। तो ऐसे वर्क ऐसे नहीं होना चाहिए। जो रूल क्या बोलता है डीपीएसपी का कि भैया अगर ऐसी हार्श कंडीशन है तो अगर सपोज करो वो व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है तो आप 4 घंटा ही वहां पे उस लोकेशन में काम कराइए, बाकी के 4 घंटा उसको किसी और जगह पे लगा दो, है ना। और जो इधर वाला इस वाली नॉर्मल कंडीशंस में जो काम कर रहे हैं इसको वहां लगा दो। इस तरीके से आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्थ को प्रिवेंट किया जा सके। और जो चाइल्ड हैं उनको भी इसी तरीके से प्रिवेंट करना है। ये नहीं कि किसी बच्चे को हार्श कंडीशन में धकेल दिया। पहली बात तो 6 से 14 साल वाले बच्चे को धकेलना ही मुश्किल है इस चीज़ में, गलत है वो तो रूल के ही अगेंस्ट है ना। तो ये चीज़ें जो हमारा डीपीएसपी इंश्योर कर रहा है। इसके अलावा एक चीज़ कर रहा है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जहाँ पे यहाँ तो हमने भैया फोर्स्ड लेबर वगैरह को हमने रोका है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे परछाई में कि उसके खेलने कूदने के दिनों में उसको तसले नहीं ढुवाने हैं। वहीं पे आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आर्टिकल 39 ही कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन के बारे में। अब इसका छोटा सा एग्जांपल आप देखिए कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनके मांसपेशियाँ जो होती है ग्रोइंग स्टेज में होती है, बोन्स ग्रोइंग स्टेज में होती है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे अगर उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा। क्योंकि वो छोटू सा बच्चा है, उसको बड़ा होना है, ऑब्वियस सी बात है ना। वो हड्डियाँ भी धीरे धीरे जुड़ती हैं। आपको पता होगा कि छोटे बच्चे में तो भैया 300 के आसपास हड्डी हो जाती है, जबकि जब वो व्यस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो 206 हो जाती है। वो आपस में जुड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर वो डेवलप ही नहीं होगा तो भैया उसका क्या होगा, वही देश का भविष्य है। तो उसी चीज़ को इंश्योर करें। इसी के लिए आप देखिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम्स भी चलाई हैं, दो वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो ना हो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट चला रखी है भारत में, ये बोल सकते हैं। फिर इसके बाद एक आर्टिकल और इंट्रोड्यूस किया गया है जो है आर्टिकल 39 है। ये क्या बोलता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब ये क्या हो रहा है कि इक्वल जस्टिस, अगर कोई गरीब है या फिर निचली जात का है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया इसके लिए तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अलग है। किसी का कत्ल अगर ये करके आएगा तो इसको फांसी चढ़ाएंगे, और कोई अमीर करके आएगा है, पोर्शे से ठोक देते हैं आज की डेट में लोग और मार देते हैं लोगों को, अमीर है तो बच जाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी जेब में लेके घूम रहे हैं, वही वाली बात है। ऐसी कोई बड़ा नेता होगा, नेता का बच्चा होगा, वो भी लॉ एंड ऑर्डर जेब में लेके घूम रहा है, 4 दिन न्यूज़ चलेगी, उसके बाद कुछ ना होगा उसका। आपको भी पता है ये सब चीज़ें, हमें भी पता है ना। लेकिन हमारा संविधान ये चीज़ नहीं बोलता है, ये दुष्टता इन लोगों की है और सबसे बड़ी हम लोगों की है कि हम 4 दिन में इस चीज़ को छोड़ देते हैं। नहीं तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, कितने ज़्यादा मासूम लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन हम जो है 4 दिन मोमबत्ती जला लेंगे, उसके बाद कोई बात ही नहीं करता उस बारे में, है ना। जो हीट ऑफ द मोमेंट होती है उसमें वो लोग क्या करते हैं, तब तो उसको कर देंगे, हाँ भैया इसको जेल में डाल दिया, ये कर दिया, बाद में तो फिर बैक एंड में सब छूट ही जाता है। वैसा हाल है, कोई पूछता भी नहीं है। आप देखिए इस चीज़ को, है ना। तो ये जो इंश्योर कर रहा है आर्टिकल 39 ने कर रहा है कि फ्री लीगल एड देनी है पुअर को उनकी हेल्प के लिए, और साथ में इक्वल जस्टिस देना है, ठीक है जी। और साथ में आप देखिए कि ये जो ऐड किया गया है, ये बाद में ऐड किया गया है, वो आपको वैसे भी समझ आ रहा होगा कि 39 के बाद 39A डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में ही ऐड हुआ है। और ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 के तहत हुआ है। यही वो अमेंडमेंट है, आप देखिए, जहाँ पे हमने बोला था कि सेकुलर होता है हमारा, सोशलिस्टिक होता है, इंटीग्रिटी का, है ना, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था। तो ये वही अमेंडमेंट है दोस्त। और मैंने वहाँ भी यही बोला था कि हमारा संविधान ऑलरेडी सोशलिस्टिक नेचर दिए हुए है, तो हमने उस चीज़ को प्रियम्बल में ऐड ही नहीं किया था, तो इसीलिए तो ऐड किया। आप देखिए क्या ये सोशलिस्टिक नेचर नहीं है, समाज के लिए काम नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ना भाई, तो इसीलिए तो इस चीज़ को ऐड करना जरूरी था प्रियम्बल में। तो बस वही वाली चीज़ है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 41। इसका काम क्या है, टू सिक्योर द राइट्स टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अब आप खुद देखो कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो क्या आपको कोई काम नहीं मिलना चाहिए। इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जैसे नरेगा स्कीम्स चला रखी है ना, वो
ऐसा नहीं है कि आपके जो डेवलपमेंट हो जाएगी उससे, कोई आपका हैंड टू माउथ वाली चीज़ है कि भैया गवर्नमेंट वो 100 दिन का रोजगार दे रही है ताकि आप बस एक खाना खा पाएं, ऐसा समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे। लेकिन आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उस लो स्टैंडर्ड से उठ के हाई स्टैंडर्ड में जंप करें, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप लीजिए अच्छी नौकरी, बनिए किसी कंपनी के अंदर सीईओ, वो आपके टैलेंट के ऊपर है। लेकिन आप ये नहीं गवर्नमेंट को बोल सकते कि भैया नहीं नहीं मैं तो इस देश का वासी हूं, मेरे को तो तुम 2 लाख रुपए सैलरी, ऐसा थोड़ी बोला जा सकता है। दैट इज अप टू यू। लेकिन हाँ, एक जो मिनिमम की कंडीशन होती है ना कि कम से कम जो दे सकती है सरकार वो जरूर दे, ये चीज इंश्योर कर रहा है। साथ में आप देखिए कि एक चीज ये भी इंश्योर हो रही है कि ओल्ड एज में जो लोग हैं उनके लिए भी असिस्टेंस, क्या बुढ़ापा पेंशन दी जाती है तो वो क्या है, ओल्ड एज असिस्टेंस ही तो है। साथ में आप देखिए सिकनेस और डिसेबलमेंट वाले जो लोग हैं, वैसे भी आप देखिए बहुत सारे अस्पताल बना रखे हैं, और या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो क्या उसको जॉब नहीं दी जाती है क्या? आप देखिए, मैंने खुद अपना, जब मैं डिपार्टमेंट में गया था है ना इनकम टैक्स में, मैंने खुद देखा ऐसे आईआरएस लोगों को जिनकी टांगे नहीं है ना, वो हाथ से ही यूं यूं करके जैसे भी करके आप देखिए कि चल रहे हैं। तो आप देखो, और बहुत सारे लोग हैं जिनका जैसे ये पूरा नहीं काम करता था तो वो आईआरएस साहब जो है ऐसे ऐसे करके चलते थे। तो इसका मतलब क्या है, दे आर फिजिकली डिसेबल्ड, बट क्या सरकार ने उनको जॉब नहीं दी? दिमाग तो काम कर रहा है उनका, दे कैन पास द ऑर्डर्स, दे कैन अंडरस्टैंड दैट लॉ, तो बस सिंपल सी बात है, उनको फिर भी जॉब दी ना। तो यही चीज की बात हो रही है। अगर वहीं पे आप देखिए किसी मोनार्की का रूल होता, किसी राजा रजवाड़े का रूल होता, क्या वो ऐसा करता देता उनको? कभी भी नहीं देता। तो यही चीज है, यही डेमोक्रेसी है, और दिस इज द डेमोक्रेटिक रूल ऑफ द कंट्री एंड दिस इज कॉल्ड डीपीएसपी, दिस इज द पावर ऑफ द डीपीएसपी। कि हम ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रियल लाइफ में देख रहे हैं, एंड आई एम वॉचिंग दीज एग्जाम्पल्स रियली, है ना, तभी मैं उसको कनेक्ट करके आपको बता पा रहा हूं, क्योंकि है ये ट्रुथ है ये। ठीक है भाई, तो सेम ही बात मैंने यहां भी बताई, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के केस में क्या होता है, हर चीज मैंने यहां पे बता दी आप लोगों को, ठीक है, हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 42 की। अभी तक आप ध्यान रखिएगा कि मैं सोशलिस्टिक वाले सारे आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं। आप देखिए सारे सामाजिक आर्टिकल ही चल रहे हैं अभी, वही मैं बोल रहा हूं, सोशलिस्टिक नेचर वाली बात हो रही है जो प्रियम्बल में ऐड किया गया है ना। अब देखिए आर्टिकल 42 क्या बोल रहे हैं, टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आप खुद देखिए जो वीमेन है, यहाँ पे मैंने हर चीज को कनेक्ट किया है, एक एक चीज की फोटो क्यों लगाई है, ताकि एक कनेक्शन आपका बिल्ड हो जाए कि भैया ये आर्टिकल क्या बोल रहा है। आर्टिकल 42 के तहत ये बोल रहा है कि भैया जो वीमेन है उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, 6 महीने जो है वो छुट्टी ले सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को लालन पालन भी करना है। हाँ, वहीं पे सरकारी में जो है इससे भी ज़्यादा है, वहाँ पे 2-2 साल की भी छुट्टी मिल रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बट 6 महीने क्या है, एक मिनिमम चीज़ है। और जो अब देखो कोई गर्भवती महिला है तो क्या उसको ऐसा थोड़ी है कि भैया उसको किसी इनह्यूमन कंडीशंस में डाल दिया कि नहीं उठा के, नहीं तो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक काम होता है कि कंप्यूटर पे बैठ के हो रहा है, एक काम हो रहा है कि आप फैक्ट्री में अंदर घुस के वहां पे प्रॉपर शिफ्ट्स लगा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा कि इस वुमेन को बोल दिया जाए कि नहीं भैया तुम तो जाओ वहां शिफ्टों में काम करो। कितना वियर्ड हो जाएगा उसके लिए, क्या वो पॉसिबल है? तो इनह्यूमन कंडीशंस ना क्रिएट हो वीमेन के लिए स्पेशली, तो उसके लिए आर्टिकल 42 की प्रोविजंस डीपीएसपी ने रखी हैं, एंड विच इज अगेन सोशलिस्टिक नेचर, है ना। सबको कंसीडर किया है हमारे संविधान वालों ने, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, गरीब को भी इंक्लूड किया है और अमीर को भी इंक्लूड किया, सबके लिए इक्वालिटी रखने की कोशिश की है। यही ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। वहीं पर आप देखिए आर्टिकल 43 है, टू टेक स्टेप्स ऑफ टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑल्सो एडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगेन आप देखिए कि 42वीं अमेंडमेंट जो कि सोशलिस्टिक नेचर है ना, ये ऑलरेडी प्रियम्बल में ऐड कर दिया है। 42nd अमेंडमेंट में ही हो रहा है वो सोशलिस्टिक नेचर वाला जो प्रियम्बल में ऐड हुआ है। वही जो अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है, एक और चीज को इंश्योर कर रही है। वो बोल रही है कि भैया जितने भी वर्कर्स हैं, केवल ये नहीं होगा कि वो वर्किंग कल्चर में घुसे हुए हैं, वो केवल लेबर क्लास में ही घुसे हुए हैं, उनमें से कुछ वर्कर्स को प्रमोट करके जो है मैनेजमेंट में भी लाना चाहिए है। यही चीज आप देखिए कि जब गांधी जी थे तो उन्होंने जो मिल स्ट्राइक की, उन्होंने क्या बोला कि इनकी यूनियन बना दी जाए। अब यूनियन बनाना भी एक तरह से स्टेप ही था कि भैया इनकी एक यूनिटी क्रिएट कर दी जाए ताकि ये सब जो है एक व्यक्ति इनके बिहाफ पे आगे मैनेजमेंट में बात पहुंचाए। लेकिन वहीं पे ये जो आर्टिकल इंश्योर क्या कर रहा है कि सिर्फ यूनियन की बात नहीं है, यहाँ के जो वर्कर की लोग हैं इनमें से ही कुछ वर्कर्स को मैनेजमेंट में भी लिया जाए। समझ गए? तो इससे क्या होगा, वर्कर्स को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेबर क्लास को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो हायर मैनेजमेंट तक पहुंच पाएगी। नहीं तो ये नहीं होना चाहिए कि वो बैठा है एसी के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, है ना, बैठा है, मजे मार रहा है, मौज मस्ती मार रहा है और बस हिदायतें दे रहा है कि ये करवा दो वो करवा दो। रियल ग्राउंड में पता नहीं है कि वहां वर्कर मर रहे हैं बेचारे, है ना। तो वो चीज जो है कौन उनका दर्द समझेगा, जो वही वर्किंग क्लास से निकल के मैनेजमेंट में जाएगा वही तो उस चीज को समझेगा, और वो समझेगा तो वो आगे हेल्प करेगा उस चीज को सही करने में। तो ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही ऐड की गई ये चीजें।
तो अभी तक जितनी भी मैंने बताई, ये सारी की सारी जो मैंने आपको बताई, सोशलिस्टिक यानी सामाजिक ढांचा जो है पूरे का पूरा डीपीएसपी वाला वो बताया है। सेम ही मैंने यहाँ पे हिंदी में भी बताया है, ठीक है, हिंदी में भी ये हो गया। सामाजिक के बाद अब जो मैं बात करने वाला हूँ ना, अब मैं करने वाला हूँ गांधीयन वाले की। गांधी जी ने भी कुछ बोला है ना, उन्होंने भी, उनके भी प्रिंसिपल्स थे। तो अब वो जो गांधीयन वाला है वो ये है, यहां से स्टार्ट है गांधीयन, ठीक है। कहां से स्टार्ट है? यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाएगा, ये है आपका गांधीयन वाला, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप खुद भी देखिए आर्टिकल 40 स्टार्ट हो रहा है, जबकि यहां 42 था, है ना। तो आप उसको वैसे कनेक्ट नहीं करेंगे कि नहीं भैया 40 तो पहले आ जाना चाहिए था, आप उस एंगल से करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने प्रॉपर डिवीजन किया। अब ये जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ये गांधी जी वाला हो रहा है, उसके बाद जो होगा वो इंटेलेक्चुअल वाला हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये जो है इंटेलेक्चुअल वाला, यहां पहुंचेंगे तब बात करेंगे। अभी मैं गांधीयन वाले की बात करता हूं। गांधी जी किसकी बात करते थे? वो बोलते थे भारत देश की आत्मा कहाँ है? विलेज में बसती है, सीधी सी बात है। तो वो विलेज की बात करते थे, तो उन्होंने बोला कि भैया ऑर्गेनाइज पंचायत्स एंड एंडो देम टू नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जो है अगर आप विलेज लेवल पे जाएंगे, गांव के लेवल पे जाएंगे, तो वहां पे क्या होनी चाहिए? विलेज पंचायत्स होनी चाहिए। और विलेज पंचायत्स को पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि भैया वो अपने हिसाब से लोकल एक गवर्नमेंट क्रिएट कर पाए और वहां पे लोकली रूल कर पाए। नहीं तो क्या हो जाएगा कि उनको तो ये फील होगा कि जो गांव के लोग हैं वो कैसे समझेंगे। आप सोचो, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि गांव में जो है कल्चर अलग होता है। गांव में वो कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पंचायत बिठा के सारा मामला सुलझा लेते हैं, जो कि कहीं इजी काम है एज कंपेयर टू कोर्ट्स। कोर्ट के तो आप चक्कर खटखटाते रहिए 30 साल 40 साल, उनका तो ये बुरा हाल है कोर्ट का, तो है ना। लेकिन वहीं पे, और ये चीज उसको समझ भी नहीं आएगी गांव वाले को, है ना। दो आजकल गांव वाले भी जाने लगे, हाँ ना, वो भी मॉडर्न हो गए। लेकिन कहने का मतलब आप समझो, ये उस भारत की बात हो रही है जो आजाद हुआ था, जब लोगों को समझ भी नहीं थी। और मैक्सिमम 90% जनता तो सारी उस टाइम पे रूरल वाली थी, गांव वाली थी। तो उन लोगों को भैया ना इतनी समझ है, ना उतनी एजुकेशन है, वो कहां कोर्ट के चक्कर मारते फिरेंगे। तो अगर उसकी जगह पे लोकल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट कर दिया जाए, उनको ही एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाए, उनको बोल दिया जाए कि नहीं भैया आप ये काम करिए, आपको अधिकार है ये काम करने का, तो ही ये पॉसिबल है। जबरदस्ती आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि सरकार की तो परमिशन नहीं है और वहां पे एक बंदा सरपंच के लिए इलेक्ट हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? वहां पहुंच जाएंगे आज ही सरकार के बंदे, ठा ठा कर देंगे दाएं दाएं। ऐसा थोड़ी कि अपनी एक कोई भी लोकल गवर्नमेंट बना लेगा। लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि लोकल रूलर्स भी होते थे पहले, है ना, और उनकी भी बहुत ज़्यादा वो होती थी, पहुंच होती थी। तो वो लोकल एरियाज में जब वो सरदार से बने होते थे पहले ट्राइब्स के, तो वैसी ही चीज़ को यहाँ पे प्रिजर्व कर लिया गाँव के अंदर भी कि भैया यहाँ भी होगा, लेकिन होगा डेमोक्रेटिक तरीके से। ये नहीं कि मैं राजा हूँ, मेरे पास बंदूक है, मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा नहीं, डरा धमका के नहीं। यहाँ भी जो होगा वोटिंग सिस्टम से ही होगा, सरपंच भी इलेक्ट होगा वोटिंग से। तो ये जो अधिकार है, ये आर्टिकल 40 दे रहा है। ये किसके थ्रू हो रहा है? डीपीएसपी के थ्रू ही हो रहा है सारे का सारा, विलेज पंचायत का। उसके बाद आर्टिकल 43 क्या बोलता है? ये प्रमोट करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज को ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। इसका मतलब आप समझिए, बहुत सारा देश के अंदर देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनको तो आज इतने बड़े बड़े लोन दे दिए जाएंगे, माफ भी कर दिए जाते हैं बाद में वन टाइम सेटलमेंट के नाम पे, है 10,000 करोड़ का लोन लेंगे, बाद में एनपीए होगा, 5-7 साल बाद बोलेंगे अच्छा वन टाइम सेटलमेंट कर दो, 10 की जगह पे 5,000 करोड़ ही दे दो, है। इस तरीके के काम किए जाते हैं ताकि प्रमोट किया जाए इंडस्ट्री को। ये भी होता है। वहीं पे किसान आज ट्रैक्टर लेके आए, उसका बिल माफ कर देंगे? कभी ना करेंगे, घर से उठा के ले जाएंगे ट्रैक्टर, 2-4 चीज़ और उठा के ले जाएंगे। आज आप देखिए मोटरसाइकिल का लोन ले लीजिए, आप घर बनाने का लोन ले लीजिए, आपके घर पे आके सर पे खड़े हो जाएंगे बैंक वाले, हैं, लोन नहीं उतारोगे तो। ये हाल है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, सेम वही बता रहा हूँ मैं। बड़े बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उन तक तो ठीक है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री उसका क्या होगा भाई? कॉटेज, इसका कॉटेज का मतलब ये नहीं है कि घर बनाने वाली इंडस्ट्री की कॉटेज बना रहे हैं बैठ के, नहीं। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब समझिए कि आप लघु व्यापार जो होता है, छोटे जो व्यापारी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे बढ़ई का काम चल रहा है ना, बहुत सारे छोटे छोटे चद्दरें बना रहे हैं या कुछ टोकरियां बना रहे हैं, छोटे छोटे कारपेंट्री कर रहे हैं। तो वो जो छोटी इंडस्ट्री है उसका कौन प्रमोशन करेगा, उसकी कौन मदद करेगा? वो भी सरकार का डीपीएसपी के अंदर 43 आर्टिकल बोलता है कि ये दिशा निर्देश है कि भैया आप केवल बड़े व्यापारियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, छोटों को भी करेंगे, वही वाली खेल है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 47। ये क्या करता है? टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। आज आप देखिए पंजाब के अंदर देखिए, है ना, पंजाब में कहाँ से इतना सारे ड्रग्स आ रहे हैं? सारे उस पार से आ रहे हैं, सरहद के उस पार से। वहाँ पे तो सब अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, चिट्टा, स्मैक सब चल रहा है वहाँ पे, है ना। तो वो जो है पंजाब के थ्रू ही, बहुत सारे पॉलिटिशियन दुष्ट हैं भाई इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। वो दुष्ट पॉलिटिशियंस की वजह से वहाँ से जो है बॉर्डर पास से आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ के लोग को भी लत लगा दी है, सुइयाँ लगा रहे हैं यूथ जो है यहाँ पे। अजीबोगरीब
सी सिचुएशन पैदा कर रखी है। और आप देखिए कि एक और चीज़ भी होती है, जैसे कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो बेहद नेसेसरी भी हैं बॉडी के लिए। जैसे कि आप देखो कि अफीम है तो उसका बहुत ज़्यादा जो है ड्रग्स में, जैसे फार्मा सेक्टर के अंदर भी यूटिलाइजेशन है, तो वहाँ पे वो चीज़ यूज़ हो रही है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन वहीं पे अगर जो है डायरेक्टली कोई खाने लग जाए, हमारी फैमिली में था एक व्यक्ति है ना, वो दे अफीम पे अफीम खाता रहता था, बाद में भैया उसकी पूरी आंतों में जम गई वो अफीम, अंदर जाके मर गया। फिर एंड में यही हाल है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसा बुरा हाल हो गया था, है ना। तो कहने का मतलब वो पौधा एक ही होता है, ये उसी में से पोस्ट से निकलती है, उसकी पत्तियों को आप पीस देंगे तो पोस्ट बन जाएगी, वहीं पे उसके ऊपर जो डोडे से लगते हैं उसका दूध निकलेगा, तो वहाँ से अफीम बन रही है, उसी के अंदर से छोटे छोटे दाने निकलते हैं, वो खसखस बन रही है। खसखस तो आप देखिए कि सर्दियों में वो जो लड्डू वगैरह बनाते हो आप, उसमें भी यूज़ होती है, बहुत ताकतवर होती है। तो वो पौधे के अंदर बहुत सारी आइटम्स निकलती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस जो ओपीएम की जो खेती है उसको सरकार ने जो है अपने अंडर ले रखा है। जैसे आप एमपी में जाएंगे, नीमच में ये खेती जो है सरकार खुद करवाती है, ताकि उसका जो फार्मा सेक्टर को यूटिलाइजेशन है वो हो पाए, है ना। तो वो कुछ चीज़ों में लीगलाइज कर रखी है, लेकिन हर जगह पे नहीं है। तो वो जो इतनी ज़्यादा आप समझिए कि इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स है जो आपकी बॉडी के लिए, उसको जो प्रोहिबिट कौन कर रहा है, आर्टिकल 47 कर रहा है। वहीं पे आप आर्टिकल 48 की बात करते हैं, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ द काउज, काफ्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। आप देखो कि गाय को काट दिया जाता है ना, ये तो हम रेगुलर में भी बहुत सारी चीज़ों को सुनते भी आ रहे हैं। किस लिए किया जाता है ये? आप देखिए कि केवल इनके शरीर से चमड़े के लिए जो है ये काम किया जाता है ज़्यादातर, या फिर इनको ईटिंग के तौर पे किया जाएगा। दो काम ही हो सकते हैं जो मेजर जिसके लिए ये चीज़ की जाएगी। अब अगर ईटिंग के तौर पे किया जा रहा है ना, तो वो जो है प्रोहिबिटेड कहाँ पे है, आर्टिकल 48 में। लेकिन वहीं पे सोचो कि अगर इसके लिए कोर्ट में जा सकते थे, अगर ये जस्टिशिएबल इन नेचर होता, तो आप देखिए कि पर्टिकुलर कम्युनिटी तो काऊ स्लॉटर करती है और वो खाती भी है, तो फिर उस केस में क्या होगा भाई मेरे, उस केस में तो वो तो कोर्ट में ही बैठे रहेंगे इस हिसाब से। तो ये जो चीज़ें डाली तो गई है, लेकिन इसको परमानेंट नहीं किया गया, ये समझ सकते हैं आप, है ना। वहीं पे ड्रॉट कैटल क्या होते हैं, जैसे आप समझो कि मेल कैटल्स, जैसे गाय का अगर बोलेंगे तो बैल मान लीजिए, है ना। ऐसे ही बफेलो का बोलेंगे तो झोटा मान लीजिए। तो सोच रहे होंगे कि क्या झोटा, बैल, बुद्धि, ये सब क्या चल रहा है ना। जी हाँ, यही होता है। तो अब कई बार क्या होता है कि जैसे बछड़े पैदा हो गए, झोटे पैदा हो गए, या तो आप उनको बैलों को यूज़ कर रहे हैं खेत में हल जोतने के, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, उठा के, अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, या तो ब्रीड के लिए यूज़ हो जाएगा वो, अगर ब्रीड के लिए अच्छा नहीं है तो उठा के उसको स्लॉटर कर दिया, उसके चमड़े का इस्तेमाल कर लिया। बहुत सारी चीज़ें उससे बनती है, बैग बनते हैं, शूज़ बनते हैं, बड़े मज़े से लोग करोड़ों के बैग लेके घूम रहे हैं आज। आप देखिए बहुत सारे एक्जोटिक एनिमल्स होते हैं जो बहुत रेयर केस में मिलते हैं, वो एनिमल्स, है ना। ये क्या करते हैं दुष्ट कहीं के, बहुत सारे शिकारी पिंजरे लगा देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग हैं ये, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। पिंजरे लगा देते हैं जंगलों में जाके, वहाँ पे जैसे ही वो एनिमल पैर रखेगा वो पिंजरा उसको बंद कर देगा और वो एनिमल वहाँ से हिल नहीं पाएगा। ऐसे टाइप के पिंजरे होते हैं ना, और वो वहीं पे ही तड़प तड़प के भूख प्यास से अपनी जान दे देगा, उठा के फिर उस एनिमल को लेकर आया जाएगा, बेचा जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों को, वो उसकी स्किन उतारेंगे, उससे बैग बनाएंगे, जो 1 करोड़ का बिकता है, 2 करोड़ का बैग बिकता है। जी हाँ, वही है ना। बहुत सारा आलिया भट्ट को भी ट्रोल किया गया था कि एक तरफ तो तुम भैया पेटा पेटा बोलती हो और दूसरी तरफ ये कर रही हो, तो ये किस लिए हो रहा है? यही तो है ना। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इस चीज़ को सोचते नहीं है। एक तरफ तो वो प्रमोट करते हैं कि एनिमल्स के वेलफेयर को, लोगों के वेलफेयर को, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, ऐसे ही बैग उठा उठा के घूमते हैं, 1-1, 2-2 करोड़ के। कहाँ से आ रहे हैं भाई मेरे? कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया कि उन जानवरों को उठाया जाता है जिंदा जी, और उनको जो भैया यूं ही खींच ली जाती है उनकी स्किन। ऐसा भी हाल है, बहुत दुर्गति है भाई, अलग ही कलयुग आ रखा है। तो वो जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए, वो आर्टिकल 48 बोलता है, स्पेशली भारत के अंदर। ठीक है दोस्त, इसके बाद आप देखिए यहां तक तो ठीक था, ये हो गया गांधीयन प्रिंसिपल्स का। अब तीसरा जो मैंने आपको क्या बताया था, इंटेलेक्चुअल वाला बताया था। इंटेलेक्चुअल वाला यहां से शुरू है अब, ठीक है, इसीलिए मैंने लाइन लगा दी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, इंटेलेक्चुअल वाला, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 44 क्या बोलता है, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया जाएगा कि भैया सभी इसी कोड का, पूरे कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे। ये नहीं है कि गरीब है तो उसके लिए अलग चल रहा है, अमीर के लिए अलग चल रहा है, राजा रजवाड़े के लिए अलग चल रहा है ना। ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। जो भी करेंगे सब सेम उसका पालन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है आर्टिकल 45, इंटेलेक्चुअल वाला चल रहा है अब इंटेलेक्चुअल वाले में देखिए क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 6 years।
ये जो किया गया था 86th अमेंडमेंट के तहत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अमेंडमेंट पूछ सकता है, कई बार क्या होता है कि आप सोचते हैं कि अलग से अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन आप देखिए मैं साथ ही साथ अमेंडमेंट्स भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कनेक्ट करना अमेंडमेंट्स को कहीं ज़्यादा ईजी है, क्योंकि टॉपिक चल रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि अमेंडमेंट कौन सी है। वहीं पर अगर मैं एक अलग से स्लाइड बना के आपको बता रहा हूँ 10 अमेंडमेंट, वहाँ जो है ग्रास्प करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ आ रही है 10 अमेंडमेंट। यहाँ पे देखो कि बीच बीच में आ रही है, तो ईजी रहता है कनेक्टिविटी क्रिएट करना। अब ये देखिए बच्चों की दुनिया तो अलग ही होती है, छोटे से बच्चे हैं, कोई खा रहा है लॉलीपॉप को, कोई हाथ में गधे की तरह पकड़ा हुआ है, छोटे छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, जहाँ बेंच पड़ा है वहीं सो गए, जो इनका दिल किया वही करते हैं। और इनको तो दुनिया भी डिफरेंट दिखती होगी, हम तो ऊपर से देख रहे हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल से देख रहे होते हैं, ये नीचे वाला कैमरा है, ये नीचे से यूं यूं देखते हैं सारे के सारे। तो आप देखिए कि जो बच्चों का है, इन्होंने बोला है कि चाइल्डहुड की केयर करना और दूसरा उनकी एजुकेशन को इंश्योर करना, है ना, जब तक कि वो एज ऑफ 6 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 45 बोल रहा है, हालांकि इसके अंदर भी अमेंडमेंट की गई है, वही मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्चुअली में अगर मैं बता ही देता हूँ, चलो अभी आप देखिए ये जो आर्टिकल 45 है, इसको 86th अमेंडमेंट में क्या किया गया, इंसर्टेड द आर्टिकल 21A इन फंडामेंटल राइट्स एंड रिप्लेस द आर्टिकल 45। इसको रिप्लेस किया गया है। अब मैं किस आर्टिकल से रिप्लेस किया गया वो दिखा देता हूँ आपको। ये बोल रहा फंडामेंटल 21A से। तो पहले उधर चलते हैं फंडामेंटल राइट्स में, है ना। पेड में तो मैंने सब बता दिया एक एक चीज़ को, फंडामेंटल राइट्स को मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको रिप्लेस किया गया है। ईजीली आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। 21A है तो ये रहा, यहां पे देखिए आप, ये रहा। पहले आर्टिकल 21 था, अब आर्टिकल 21A हो गया है, इसी के साथ ऐड हुआ है। इसका मतलब यहां से क्लैरिटी आती है कि भैया ये बाद में ऐड किया गया, नहीं तो इसको 22 भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि बाद में ऐड किया गया तो 21A लिख दिया गया है इसको। अब ये क्या बोलता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। जब हम राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की ही बात करने लग गए, तो क्या इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी? इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें इसी में कवर कर दी। और क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो एक छोटी चीज़ हो गई यहाँ पे, फंडामेंटल राइट उससे भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसको जो है पूरा का पूरा आपको अधिकार है भैया कि आप कोर्ट में जा सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि भैया इसको अमेंडमेंट कर दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन सबको मिलना जरूरी ही है, तो इसके लिए अब कोर्ट में भी जा सकते हैं लोग, है ना। तो ऐसा हाल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो इसीलिए जो है, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है फंडामेंटल राइट्स एज कम्पेयर टू DPSP, तो इसको जो है यहाँ पे डाल दिया गया राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो वो सब इसी के अंदर जब कवर हो गया, आप सोचो कि जो चीज़ इसी के अंदर कवर हो गई, वापस लेके चलता हूँ आपको मैं, ये वाली चीज जब चिल्ड्रन वाली उसी के अंदर कवर होगी, तो इसको रखने का कोई प्रोविजन नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि इस आर्टिकल 45 को अब रिप्लेस कर दिया गया है किससे, आर्टिकल 21A से कर दिया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का है। और वो चीज़ आपको फंडामेंटल राइट्स में ही अब देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये 86th अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो इसमें सिर्फ यही नहीं हुआ है। अब जब गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया ये राइट है, तो भैया ड्यूटी भी बना देते हैं इसको, है। ऐसा थोड़ी कि पेरेंट्स की कोई ड्यूटी ही नहीं होनी चाहिए, वो रोडों पे खड़ा कर रहे हैं बच्चों को। ऐसे भी माँ बाप हैं भीख मांगने के लिए यहाँ पे बच्चों को उनका सहारा ले रहे हैं, बच्चे को आगे कर देते हैं। कितना वियर्ड है ये चीज़, जहाँ गवर्नमेंट सरकार जो है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो क्यों नहीं स्कूलों में भेजा जा रहा। उनसे पूछो तो वो पेरेंट्स बोलते सीधा, अरे नौकरी तो मिलनी नहीं। और वो देश का रियल भी बोल रहे हैं, वो हाल भी वैसे ही हो गया है ना। और अब AI आएगा तो और दुर्गति हो जाएगी, पता नहीं उसके बाद तो भैया यहाँ पे मेरे को तो लग रहा है धीरे धीरे बैगर्स की कंडीशन ना कहीं खराब हो जाए और पूरा देश ही ऐसा ना बन जाए, कहीं वियर्डनेस क्रिएट होने वाली है आगे कुछ समय में, आप देखिएगा पूरे देश के अंदर, है ना। तो क्योंकि अब ये फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए, इन्होंने बोला, तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे है, 51A में है भैया, है ना। तो अमेंडेड द आर्टिकल 51A, सीधी सी बात है। वहाँ पे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने चाइल्ड को एजुकेशन दें अप टू 14 ईयर्स, है ना। तो वो जो है उनकी ड्यूटी भी बना दी गई और साथ में इसको फंडामेंटल राइट भी बना दी गई, दोनों चीज़ें कर दी गई हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई। 6 से 14 साल वाले बच्चे की एजुकेशन वो मैं बता दिया। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 50। ये क्या बोलता है, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। आप देखिए कि 3 तरह की बॉडी होती हैं, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जेल, JEL, है। बालों में लगा के उस स्पाइक से बना के लड़के घूमते थे ना पहले, अभी भी कुछ लोग होते हैं, आइटम लगते हैं एकदम से अलग ही लेवल के रहते हैं, बट कोई बात नहीं। L से है लेजिस्लेटिव, E से एग्जीक्यूटिव, J से जुडिशरी। वैसे तो हमारे संविधान ने ऑलरेडी इनको अलग कर ही रखा है। आप देखिए जुडिशरी का वर्क अलग है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, लेजिस्लेटिव का अलग है। और जो लेजिस्लेटिव कानून बनाती है उसी को पालन करवा रही है कौन, एग्जीक्यूटिव, है ना।
और साथ में उसी के वो न्याय दे रही है जुडिशरी, उसी कानून का। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों से ऊपर किसको रखा गया, एक तरह से लेजिस्लेटिव का ही काम जो है ज़्यादा हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट जो है लेजिस्लेटिव है। लेकिन ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करना है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है अगर पब्लिक सर्विसेज में भी आप देखें तो वो अलग ही है दोनों का, ये एकदम डिफरेंट थिंग है कोर्ट की। और जो एग्जीक्यूटिव में आप देखते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाते हैं आपके, ये पुलिस वगैरह आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स देख रहे हैं, ये सब एग्जीक्यूशन ही तो कर रहे हैं उन लॉज का, नए लॉज थोड़ी बना रहे हैं या उनका पालन थोड़ी जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव तो ऑलरेडी अलग है जुडिशरी से, तो वही चीज़ ये बोल रहा है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 51, ये 51A नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा, ये 51 है, तो कंफ्यूज मत कर देना। ये क्या बोलता है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये सीधी सी बात है, देखो कई बार देखो अब डेमोक्रेटिक रूल है तो सरकारें बदलेंगी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड के साथ लड़ झगड़ के बैठ जाएं, हैं उनके साथ जो है कोर्डियल रिलेशन जहाँ पे मेंटेन करनी चाहिए वहाँ पे आप कोर्डियल रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे, या हमारी दुश्मनी है किसी देश से बहुत ज़्यादा है, वो हमारे देशों का, हमारे भारत का हनन कर रहा है बहुत सारे राइट्स का, तो आप उसके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, मजे मार रहे हैं। ऐसा नहीं किसी भी सरकार को निर्देश दिया, सरकार कोई भी आए वो इन सब चीज़ों का पालन करेगी। इंटरनेशनल लॉज या हमने कोई ट्रीटी साइन कर रखी है किसी देश के साथ, उनका प्रॉपर पालन किया जाएगा। ये नहीं है कि आज हमने किसी देश के साथ कोई ट्रीटी साइन कर ली कि भाई हम आपके साथ इतना व्यापार करेंगे, तो कल को जो नई सरकार आई वो बोलेगी नहीं तोड़ दो है। अगर हमने 5 साल के लिए वो ट्रीटी साइन की है तो उसका पालन करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि भैया नहीं वो तो पिछली सरकार थी अब हम नहीं करेंगे। नई सरकार ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये दिशा निर्देश दिए गए, कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उनको आर्बिट्रेरी कोर्ट्स के थ्रू भी सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा तत्पर रहेंगे। इसके बाद 86th अमेंडमेंट तो ऑलरेडी मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है, हाँ अभी तो समझा के आ रहा हूँ 86th अमेंडमेंट का पूरा कि 86th अमेंडमेंट क्या है, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि वो 45 को रिप्लेस कर दिया 21 से, है ना। और 51A के अंदर भी जो है इंप्लीमेंट हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है, वो सारा अभी तो मैंने समझाया है, सेम वही है। ठीक है दोस्त। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कोर्डियल रिलेशन और इंटरनेशनल पीस की बात है, इसका मैंने लोगो यहाँ बना दिया। आप देखिए पीस को या तो कबूतर से या गन को जो है आगे से मोड़ दो इस तरीके से, यानी गन कल्चर को प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये हो गया पीस का। आप यूएस में देखिए आज बच्चे जो हैं, बच्चे भी जाके दुकान से हथियार खरीद सकते हैं, गन खरीद सकते हैं, वो बच्चे ही गोलीबारी कर रहे हैं वहाँ पर, अलग ही लेवल चल रहा है। तो जबकि भारत में ऐसा नहीं है, कौन गन खरीद सकता है, कितनी मुश्किल है गन खरीदनी आपको भी पता है ना। मुरैना भिंड जैसे एरिया की बात मत करना, वहाँ तो सरेआम देसी कट्टे मिल रहे हैं, वो अलग बात होगी, है ना। यूपी बिहार में भी मिल जाते हैं, लेकिन वो लीगल नहीं है, उसके लिए पकड़ लिया सरकार ने तो पकड़ लिया, फिर अच्छा पे ले जाओगे। तो कहने का मतलब है कि जो पीस को मेंटेन करना हो गया आर्टिकल 51 में। चलिए सेम बात को जो है मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, कोई मैंने ऐसे अलग से नहीं बोला है कि जो आपको समझ में ना आए, हर चीज़ को मैंने हिंदी शब्द के साथ ही बोला है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें हिंदी में समझ आ जाएंगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। इसके बाद आर्टिकल 43 भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है हम इसके अंदर। अब आर्टिकल 43B जो है ये कब ऐड किया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2011 में इसको डीपीएसपी के अंदर ऐड किया गया। ये न्यू एडिशन है डीपीएसपी की, ये आप ध्यान रखिएगा क्या है 43B। ये सारी की सारी जो बात कर रहा है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहा है दोस्तों। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन भारत के अंदर हो, उनको डेमोक्रेटिक तरीके से भैया ऑटोनोमसली अधिकार दिए जाएं, है ना, और वो प्रॉपरली रन कर पाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट है जो एकदम प्रोफेशनल हो। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं डीपीएसपी में कहाँ से ऐड हो रही हैं, 43B से ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज ए फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 19। देखो ये 43B जो है यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आर्टिकल 19 में क्या किया गया है, ये चीज़ ऐड कर दी गई है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको फॉर्म किया जा सकता है, ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर दिया गया है। और साथ में इट एडिड ए न्यू डीपीएसपी ऑल्सो इन 43B। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 43B में इसने कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड कर दिया है, और साथ में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला शब्द जो है आर्टिकल 19 में भी ऐड किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करने का मैंने बोला है आपको, तो मैं पूरा कनेक्ट करके बता रहा हूँ वही चीज़ें। ये रहा, ये देखिए आप, ये जो है ना आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वैसा सा ही कुछ है, एक एसोसिएशन फॉर्म ही तो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो यानी कि यहाँ पे ही आर्टिकल 19 में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड कर दिया गया। कहाँ किया गया है, एसोसिएशन वाले में किया गया। एक तो ये मैंने आपको समझा दिया है, और दूसरा मैंने क्या बोला है कि 43B जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी का, उसके अंदर भी इसको ऐड कर दिया गया है। अरे खड़ जाता हूँ, भागने की जल्दी पड़ी हुई है इसको भी आज, कोई बात नहीं।
तो ये रहा। ठीक है दोस्त, इसके अलावा अब जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप मेरे को खुद बताओ कि कोई चीज़ किताब के अंदर अगर ऐड कर रहे हो तो क्या कंटेंट टेबल में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बाहर कंटेंट में भी तो लिखना पड़ेगा कि इस पेज पे ये है। तो वो जो चीज़ है, कंटेंट टेबल की बात करता हूँ, तो हमने जो मैंने पहले भी आपको समझाया था, हम उस चीज़ को किससे डिनोट करते हैं? पार्ट से। तो पार्ट 9B के अंदर इसको ऐड किया गया। ठीक है, पार्ट 9 के बाद 9B बना दिया गया, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का चैप्टर लिख दिया गया है। और वो कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है वो दिया गया, 243ZH से 243ZT तक। ठीक है, ये ऑलरेडी इसके अंदर बाहर भी मेंशन हो गया कंटेंट टेबल में, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और ये बोला गया कि डीपीएसपी आर द इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट। तो इतनी देर से वही तो बीन बजा रहा हूँ कि भैया डीपीएसपी दिशा निर्देश है राज्यों को, भैया कि राज्य का मतलब है कि सरकार को, एक तरह से मोटे मोटे तौर पे, कि भैया आपको ऐसे राजपाट को चलाना है। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, तो वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में मैंने बता दिया आपको। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई दिक्कत है। ठीक है जी, आई होप कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत ढंग से कायदे से इसको पढ़ाने की कोशिश की है। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारा बैच नहीं लिया है तो जितने भी लोग हैं आप इस बैच को ले सकते हैं। ये एक पेड सेशन का ही बैच का एक छोटा सा पोर्शन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाला है, जिसको अगर आपको पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो इस तरीके से अगर आपको माइंड मैपिंग्स के साथ पढ़ना है, ढंग से कायदे से समझना है, आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ छूटे ना, आप देखिए इस सेशन के बाद आप कोई भी पेपर लगाइए आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे ये वाला बैच ले सकते हैं। इस बैच के अंदर हमने सब कुछ कवर कर रखा है। आप राम कोड यूज़ करेंगे या फिर आप हमारी एप्लीकेशन जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे कूपन कोड दिख जाएंगे, उनको क्लिक करेंगे तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये इस बैच को आप ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पेड कोर्स में जाकर भी आप क्लिक करके ले सकते हैं। और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी हमने डाल रखा है यहाँ फ्री कोर्सेज में, इसको भी ले सकते हैं। जैसे हमारे जो पॉलिटी की मैराथन हमने ली थी या बायो की मैराथन ली है, तो उसको हमने फ्री कोर्सेज में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ जाके आप फ्री कोर्सेज में SSC CGL पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत सारे निचोड्स डाल दिए, बहुत सारी PDFs डाल दिए, जिनको कि आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप भाई कि आज का पूरा सेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपने ये बुक्स नहीं ली हैं अभी तक, तो जितने भी लोग हैं ये सारी की सारी हिंदी इंग्लिश में हमने किताबें निकाल दी हैं पूरी की पूरी। ये सारी इन्फॉर्मेशन और इससे भी इवन ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको इन किताबों में मिल जाएंगे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इन्हीं बुक से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। इस बार भी आए थे, उससे पहले भी जितने भी क्वेश्चन से आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमारी कंटेंट से आ रहे थे और किताब तो अभी निकाली है। तो अभी भी लेटेस्ट में बहुत सारे सवाल इसी किताब से फंसे हैं, आगे भी फंसते रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन पर जाएंगे तो ये जो बुक्स का सेक्शन है, ये दिख रही है आपको बुक्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बुक्स को खरीद सकते हैं। बस मीडियम का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम लेनी है तो वो भी यहाँ पे लिखा आ जाएगा, हिंदी वाली भी लिखी आ जाएगी। आपको जिस भी मीडियम में लेनी है आप इसको ले सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि डीपीएसपी को कितनी बार चेंज किया गया है या अमेंड किया गया है, तो डीपीएसपी जो है आज तक इसको जो है कितनी बार अमेंड किया गया, अमेंडेड आज तक कितनी बार, 4 टाइम्स। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, इवन आया भी है एक किसी एग्जाम में, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो ये भी ऐड कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कितनी बार डीपीएसपी में चेंज हुआ है, तो 4 बार चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ जितने भी लोगों शेयर करना इस सेशन को, लाइक करो, और जो भी है आपका फीडबैक है इस सेशन के बारे में वो ज़रूर लिखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।